नमस्कार। लास्ट सेशन में हमने बात की थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। आज हम बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। 9 प्लैनेट्स होते हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। हमारे सोलर सिस्टम में जो फिजिकल बॉडीज होती हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो किस तरह से ह्यूमन बॉडी पर हम पर प्रभाव अपना रखते हैं, उसी को हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, सन की। सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है ज्योतिष में। सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है ज्योतिष में। सूर्य हमारी आत्मा को रूल करता है। जिस प्रकार से सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा के बिना इस देह की कल्पना करना संभव नहीं है। सूर्य आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठे होंगे, उस भाव से जुड़ी हुई चीजों को करने से ही आपको आत्म सुख की अनुभूति होती है। और अगर आप उस घर से जुड़ी हुई चीजें नहीं करते हैं तो आपको आत्म सुख की अनुभूति नहीं होती है। आपकी आत्मा से जुड़े हुए सुख दुख की अनुभूति का कारण सूर्य ही होते हैं। और सूर्य के अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो एक निश्चित गति से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं। हम बात करते हैं मरकुरी, यानी कि बुध की। बुध सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला प्लैनेट होता है। ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इंटेलेक्ट को। इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि। बुद्धि आपकी किन चीजों में ज्यादा लगती है, या बुध जिस घर में बैठे होते हैं, बुध आपकी कुंडली के जिस भी भाव में बैठे होंगे, उस घर से जुड़ी हुई चीजों में ही आपकी बुद्धि सर्वाधिक लगेगी। बात करते हैं वीनस, शुक्र की। शुक्र रिस्पॉन्सिबल होता है आपके जीवन में लग्जरी एंड कंफर्ट के लिए। आपके जीवन में लग्जरी एंड कंफर्ट किस लेवल पे रहेगा, ये शुक्र पर निर्भर करता है। अनकंडीशनल लव। शुक्र आपके कुंडली के जिस भी भाव में बैठे होंगे, उस भाव से जुड़ी हुई चीजों में आपका अनकंडीशनल लव होगा। ये शुक्र की प्रॉपर्टी है। बात करें अगर अर्थ की, पृथ्वी की, तो हम लोग पृथ्वी पे रह के ये सारी गणनाएं करते हैं, तो पृथ्वी को हम स्टैटिक मान लेते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, तो हम चंद्रमा को यहाँ पे मान के चलते हैं। तो चंद्रमा, मून, ये हमारे मन का कारक कहा गया है ज्योतिष में। चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे होंगे आपकी कुंडली में, उस भाव से जुड़ी हुई चीजों में आपका मन सर्वाधिक लगता है। जैसे चंद्रमा को मैंने लास्ट सेशन में, पिछले सेशन में आपको बताया था कि चंद्रमा स्टेबल नहीं रहता है, अनस्टेबल प्लेनेट है। जिस प्रकार से चंद्रमा अनस्टेबल प्लैनेट है, उसी प्रकार से, क्योंकि ये मन का कारक है, तो मन भी हमारा अनस्टेबल रहता है। मन की गति बहुत तीव्र होती है, एक जगह नहीं रुकता है, क्योंकि चंद्रमा भी एक जगह नहीं रुकता है। चंद्रमा हमारे इमोशन का भी कारक होता है। हमारे इमोशन, चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा होगा, उस घर से जुड़ी हुई चीजों के लेकर हम ज्यादा इमोशनल होंगे। मार्स, मंगल। मंगल की बात करें तो मंगल रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी के लिए। मंगल जिस भी भाव में बैठे होंगे आपकी कुंडली में, आपकी मैक्सिमम एनर्जी उस घर से जुड़ी हुई चीजों को करने में ही जाती होगी। बात करें जुपिटर की, बृहस्पति। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है हमारे टीचर्स को। हमारी जिंदगी में हमको टीचर्स कैसे मिलेंगे, ये जुपिटर से पता लगता है। और जुपिटर सबसे प्रभावशाली ग्रह होता है हमारी कुंडली में। जुपिटर के बारे में एक कहावत है ज्योतिष में कि गुरु बचाए तो कौन गिराए। इसका मतलब, अगर आपकी कुंडली में कोई भाव आपका खराब है, कोई प्लैनेट मैलेफिक है, और उस पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर वो अपने बुरे प्रभाव नहीं देता है। ये दृष्टि का क्या मतलब है, ये आने वाले सेशन में हम इसको जानेंगे। बृहस्पति का मतलब, अब बृहस्पति की दृष्टि का मतलब अभी आप ये समझिए कि गॉड ब्लेसिंग। जिस भी घर में बृहस्पति की दृष्टि होती है, उस घर में भगवान की कृपा बरसती है। बात करते हैं सैटर्न के बारे में, शनि। शनि रिप्रेजेंट करते हैं, शनि कर्म के देवता कहे गए हैं, न्याय के देवता कहे गए हैं, और अनुशासन। तो शनि कर्म के, न्याय के और अनुशासन के देवता कहे गए हैं। शनि को गॉड ऑफ पेन कहा जाता है।
ज़्यादातर लोग शनि से ही पीड़ित रहते हैं। शनि से पीड़ित क्यों रहते हैं? क्योंकि शनि देव आपके कुंडली में जिस भी भाव में बैठे होंगे, वो बस इतना चाहते हैं कि आप उनके घर से जुड़ी हुई चीज़ों में अनुशासन लेकर आएँ, अनुशासन में रहें। और हम और आप अनुशासन में कितना रहते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसीलिए सबसे ज़्यादा परेशान हम लोग शनि से ही होते हैं। शनि परेशान नहीं करते हैं, हम लोग परेशान करते हैं अपने आप को। क्योंकि एक सीधी-सी बात है कि कुंडली हमें कुछ इंडिकेट करती है ना? अगर हम कुंडली की बात मानते हैं, तो हम परेशान नहीं रहेंगे। अगर कुंडली की बात नहीं मानेंगे, तो परेशान रहेंगे। तो जब कुंडली ये कह रही है कि आपको इस पर्टिकुलर घर से जुड़ी हुई चीज़ों में अनुशासन रखना है, तो आपको रखना चाहिए। अगर रखेंगे, तो शनि आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। और चूँकि हम नहीं रखते हैं, इसलिए शनि परेशान करते हैं। परेशान नहीं करते हैं, वो दंड देते हैं। और जैसे कि बृहस्पति को लेके कहावत थी कि गुरु बचाए तो कौन गिराए, वैसे शनि को लेके भी कहावत है कि शनि मारे तो कौन बचाए। जब शनि मारने पे आते हैं तो कोई बचा नहीं पाता है, और जब गुरु बचाने पे आते हैं तो कोई मार नहीं पाता है। अच्छा क्या होता होगा जब ये दोनों आपस में टकराते होंगे? कि शनि जब मारता है तो कोई बचाता नहीं है, गुरु बचाते हैं तो कोई बिगाड़ नहीं पाता। देखिए चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो, है ना? गुरु के सामने सब मत्था टेकते हैं, गुरु के आगे सब दंडवत होते हैं। तो शनि गॉड ऑफ पेन तो है, लेकिन जब गुरु के सामने होता है या गुरु इनके सामने होते हैं, तो गुरु के सामने ये आपको उतना परेशान नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है, अगर शनि आपको परेशान कर रहे हैं किसी घर में, और उस घर में गुरु की दृष्टि है, तो शनि आपको फिर उतना परेशान नहीं कर पाते। तो ये बृहस्पति जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। ये कुंडली के मैक्सिमम पार्ट को कवर करते हैं। अब बात करते हैं यूरेनस की, नेपच्यून की एंड प्लूटो की। इन तीन को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनकी गणना ज्योतिष में नहीं की गई है। ये हमसे बहुत दूर होते हैं, इनका प्रभाव हम तक बहुत 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 कम होता है, तो इसकी गणना ज्योतिष शास्त्र में नहीं की गई है। अब दो प्लैनेट्स रह गए हैं, राहु और केतु। अब ये तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये एक्चुअल में होते भी नहीं। जितने प्लैनेट्स हैं सबकी आपको फिजिकल बॉडी दिख रही है, लेकिन राहु केतु की फिजिकल बॉडी नहीं दिख रही है, क्योंकि राहु केतु की फिजिकल बॉडी होती नहीं है। ये छाया ग्रह हैं, ये परछाई है एक तरह से। अब ये परछाई है तो किसकी परछाई है? आप ये देखें, अर्थ के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ रहा है। तो सूर्य के प्रकाश से जो पृथ्वी की जो शैडो बनती है ना, उसी प्रकार जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो हर किसी की शैडो बनती है। पृथ्वी की भी बनती है, चंद्रमा की भी बनती है। तो जो चंद्रमा की शैडो बनती है नॉर्थ पोल पे, मतलब चंद्रमा की शैडो पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे जो बनती है, उसको हम राहु बोलते हैं। और चंद्रमा की जो परछाई, जो शैडो, जो पृथ्वी के साउथ पोल पे बनती है, उसको हम केतु बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता है, तो पृथ्वी की शैडो बनती है। अब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, तो चंद्रमा की भी शैडो बनती है। ये देखिए, तो जो नॉर्थ पोल पे शैडो बन रही है, इसको ही हम राहु कहते हैं, और जो साउथ पोल पे शैडो बन रही है, इसको हम केतु कहते हैं। राहु केतु को लेके एक कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि आपने आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी। समुद्र मंथन जो हुआ था, वो देव और दैत्य ने मिलके किया था, और आपस में ये सहमति बनी थी कि समुद्र मंथन से जो भी रत्न निकलेंगे वो हम आपस में ईमानदारी से बांट लेंगे। इसी क्रम में जब अमृत निकलता है, तो दैत्य ये सोचते हैं क्यों ना अमृत हम पूरा पी लें, देवताओं को ना दें। तो इसी इसी सोच के साथ दैत्य वो अमृत लेके देवताओं से दूर भागते हैं। जब देवता उनका पीछा करते हैं, तो अपनी माया से वो देवताओं को भ्रमित कर देते हैं और देवताओं से दूर चले जाते हैं। देवता विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया। उधर दैत्य जब देखते हैं कि देवता हमारे पास नहीं है, तो वे ये सोचते हैं कि अब इसको अमृत को पी लिया जाए। जब वो अमृत पीने के लिए तत्पर होते हैं, तो उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है कि पहले कौन पिएगा। इसी झगड़े के बीच में विष्णु भगवान मोहिनी का रूप रख के उनके समक्ष आते हैं। जब सभी दैत्य विष्णु भगवान के उस मोहिनी रूप को देखते हैं, तो वो उस पर मोहित हो जाते हैं। और वो विष्णु भगवान जब उनसे पूछते हैं कि आप लोग झगड़ा किस बात पे कर रहे हो, तो वो लोग बोलते हैं कि हम झगड़ा इस बात पे कर रहे हैं कि अमृत पहले कौन पिएगा। तो विष्णु भगवान जो कि मोहिनी रूप में थे, वो उनसे बोलते हैं कि आप ये अमृत हमको दे दीजिए, हम सबको अपने हाथों से पिला देते हैं।
तो जितने दैत्य थे वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो कलश, अमृत का कलश वो विष्णु भगवान को दे देते हैं। फिर जो मोहिनी रूप में विष्णु भगवान थे, से कहते हैं कि समुद्र मंथन तो दोनों ने किया, देवताओं और दैत्यों दोनों ने किया है, तो दोनों को अमृत मिलना चाहिए। तो दैत्य इसमें थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, लेकिन वो विष्णु भगवान जिस मोहिनी रूप में थे, वो उन्होंने दैत्यों को इतना मोहित कर लिया था कि वो उनकी बात मान गए। तब विष्णु भगवान ने, जो कि मोहिनी रूप में थे, तब विष्णु भगवान ने देवताओं को और दैत्यों को अलग अलग पंक्ति में बैठाला और कहा कि हम सबको बारी बारी अमृत पिलाएंगे। विष्णु भगवान भी वहां चतुराई से देवताओं को तो अमृत पिला रहे थे, लेकिन दैत्यों को अमृत नहीं पिला रहे थे। उन दैत्यों में एक दैत्य था स्वरभानु। वो ये समझ गया था कि देवताओं को तो अमृत पिलाया जा रहा है, लेकिन दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया जा रहा है। अमृत पीने की इच्छा से स्वरभानु ने एक देव का रूप बना के देवताओं की पंक्ति में ही जाके बैठ गया। जब विष्णु भगवान ने स्वरभानु को अमृत पान कराया, उसके बगल में चंद्रमा और सूर्य बैठे थे, जो ये जान गए, जिनको ये आभास हुआ कि ये कोई देव नहीं, ये दैत्य है जो भेष बदल के हमारे बीच बैठा है। जब चंद्रमा ने विष्णु भगवान को ये बताया कि ये कोई देव नहीं, ये दैत्य है, ये भेष बदल के हमारे बीच में बैठा है, तब विष्णु भगवान ने क्रोध में आकर अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का गला काट दिया। जब गला काट दिया तो स्वरभानु दो हिस्सों में हो गया। अब चूंकि स्वरभानु ने अमृत पी लिया था, तो उसकी मृत्यु तो होनी नहीं थी, तो वो उसके दोनों भाग जो थे, है ना, एक सर और एक धड़, ये दोनों अमर हो गए थे। ये जो ऊपर की बॉडी थी सर, इसका ही नाम पड़ा राहु, और जो नीचे की बॉडी थी उसका नाम पड़ा केतु। ये है राहु और केतु की कहानी, राहु केतु के जन्म की कहानी। अगर राहु की बात करें तो राहु हमें अटैच करता है। राहु आपकी कुंडली के जिस भी भाव में बैठे होंगे, उस घर से जुड़ी हुई चीजों में आपको डीपली अटैच कर देंगे और आपको उससे डिससेटिस्फाई भी रखेंगे। ये राहु की प्रॉपर्टी होती है। केतु, राहु और केतु जस्ट अपोजिट होते हैं। आप देख रहे होंगे ये एकदम जस्ट अपोजिट है, एक नॉर्थ पोल पे, एक साउथ पोल पे, 180 डिग्री पे। मेरी कुंडली हो, आपकी कुंडली हो, या दुनिया में किसी की भी कुंडली हो, सबकी कुंडली में राहु केतु 180 डिग्री पे ही होते हैं। न एक डिग्री कम, न एक डिग्री ज्यादा, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अपना चार्ट चेक कर सकते हैं, आपके चार्ट में भी राहु केतु 180 डिग्री पे ही होंगे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो राहु अटैच करता है, तो केतु क्या करेगा? डिटैच। केतु आपकी कुंडली के जिस भी भाव में बैठे होंगे, उस घर से जुड़ी हुई चीजों को लेकर अलगाव पैदा करेंगे, उससे दूर करेंगे। तो ये था राहु केतु के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, सारे प्लैनेट्स। ठीक है, तो जब परिक्रमा करते हैं तो उनकी एक परिक्रमा होने में कितना समय लगता है, वही यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। अगर हम बात करें, सूर्य के सबसे नजदीक कौन होता है? बुध होता है। तो बुध को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। शुक्र को, वीनस को 225 दिन लगते हैं। पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, इसीलिए पृथ्वी पे 365 दिन का एक साल होता है। मंगल, मंगल को 687 दिन लगते हैं। जुपिटर, गुरु को 12 साल लगते हैं। शनि 29 साल लगते हैं। यूरेनस 84 साल, और नेपच्यून 165 ईयर्स। तो ये वो टाइम है जो प्लैनेट्स एक परिक्रमा करने में लेते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, यूरेनस और नेपच्यून, ये जितना टाइम एक परिक्रमा करने में लेते हैं, यूरेनस इतनी तो एक आदमी की आज के टाइम पे एज नहीं है, और इतने में तो आदमी 2 बार जन्म लेने। ठीक है, तो इनका प्रभाव बहुत कम, ना के बराबर पड़ता है, इसलिए इनकी गणना हम ज्योतिष में नहीं करते हैं। बाकी सबकी करते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव हम पर पड़ता है। नॉर्मली सारे प्लैनेट्स सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जब हम गणना करते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी को हम स्टैटिक मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। रियलिटी में पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, लेकिन जब गणना करते हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। क्यों? अगर आप देखो तो हम लोग ऐसा बोलते भी हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। ये हम लोग कहते हैं केवल समझने के लिए, क्योंकि जब हम लोग पृथ्वी से आसमान की तरफ या अंतरिक्ष में देखेंगे, तो हमको ऐसा ही प्रतीत होता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है।
रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो रियलिटी ये है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, लेकिन जब गणना की जाती है, साइंस में हो या ज्योतिष शास्त्र में हो, तो गणना यही मान के की जाती है कि पृथ्वी स्टैटिक है और सूर्य परिक्रमा लगा रहा है पृथ्वी के। तो ये था सभी प्लैनेट्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे राशियों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।